अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रात खुड़ो, मेरे साथ है वसीउल्लाह खान और मुबश्शिर ज़ैदी मरी में बर्फ़ को एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, आज कॉलिंग डे है। मैं आपको कॉलिंग नंबर्स बता देता हूँ। 021-3233-0923 एंड 303 लाइन्स हैं। और हमारे पहले कॉलर आज हैं नदीम ज़ैदी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप खैरियत से? बिल्कुल खैरियत, आप सुनाएं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, बहुत छोटी छोटी दो बातें आपसे करनी थी जी। एक तो ये कि आजकल रिसेंटली कराची में बहुत ज़्यादा ये जो हमारे गदागरी बढ़ गई है, लोग रोड पे आके भीख मांगते हैं और बहुत सारी जगह हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली एक जगह बताना चाहूँगा कि जो जैसे ये लियारी एक्सप्रेस वे है, अगर आप मारीपुर की तरफ से जा रहे हैं टुवर्ड्स सुराब गोड, अगर आप एग्जिट करते हैं हसन स्क्वायर के पास, उस एग्जिट के लेफ्ट साइड पे रेलवे लाइन है जिसपे बहुत सारे लोग रहते हैं जो आके खाना बदोश वहाँ आ गए हैं। अब ये उनका प्रोफेशन है जी। एक तो वो एक्सप्रेस वे है, उसके एग्जिट पे लोग बच्चे आते हैं, आप टर्न कर रहे हैं, आपकी स्पीड ठीक ठाक तेज होती है, तो वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो जमीन पे बैठे होते हैं। वो या तो वाकई माजूर होते हैं या नहीं होते हैं। वो गाड़ियों के दरमियान इस तरह घूम रहे होते हैं, अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाकया हो सकता है, कोई इसके ऊपर चढ़ सकता है। एक तो ये इसकी बहुत ज़रूरत है कि ये प्रोफेशनल जो गदागर हैं इनके ऊपर क्रैकडाउन की ज़रूरत है। पाकिस्तान बहुत खुदा तरस मुल्क है। आप बंस रोड पे चले जाएं, लोग खाना खिलाने को तैयार हैं। जी के पास चले जाएं, खाना खिलाने को तैयार हैं। तो बहुत किसी को अगर वाकई भूख की वजह से भीख मांग रहा है तो उसको बहुत लोग खाना खिलाने को तैयार हैं। इनको पुलिस को इसको रूथलेसली इनको यहाँ से हटाना चाहिए, एक मेरी ये रिक्वेस्ट है। और दूसरा ये कि जो सड़क कोई भी खोद देता है उसके बाद वो ठीक नहीं होती। मैं आपको स्पेसिफिक जगह बताता हूँ कि ये जो हमारी माईकोलाची रोड है या माईकोलाची बाईपास है, जहाँ ये क्वींस रोड से मिलता है, अगर आप क्लिफ्टन से पोर्ट ग्रैंड की तरफ या पोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ये क्वींस रोड से मिलता है, वहाँ पर बिल्कुल ये अमेरिकन कॉन्सुलेट से थोड़ा सा आगे अनवारी की तरफ। जी, मुझे एग्जैक्टली पता है, मैं हर रोज वहाँ से ही गुजरता हूँ ऑफिस जाते हुए। जी, अब वहाँ इतनी मिट्टी हो गई, वो एक मेरे सामने, आप यकीन करें, एक रात को मैं जा रहा था, मेरे सामने खुदाई हो रही थी। बिल्कुल। आई थॉट कि शायद 1-2 दिन में भर देंगे, उसको महीना हो गया एंड दैट प्लेस इज टेरेबल नाउ। जी आई नो। तो इसका जो लोग अगर सुन रहे हैं तो प्लीज इसको ठीक करें। इट्स जस्ट प्रॉब्ली 1 घंटे का काम है। नहीं, बात बिल्कुल सही है। इनफैक्ट ये मैं पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है कि मैं वही रात को वहाँ से ही जा रहा था और एकदम सामने खड्डा आता है, बंदा ब्रेक मारता है, तो पीछे वाले को अगर नहीं पता कि यहाँ पर खड्डा है तो 90% चांस है कि वो आपके अंदर टकराएगा ही सही और बंदा बाल ही बचता है। और जहाँ तक ये बेगर्स माफिया की बात है तो बिल्कुल बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, अब मज़ीद बढ़ती भी जा रही है। जाहिर है कि कुछ उसमें से जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन जैसे अभी नदीम भाई ने कहा उनके लिए भी जगह होती हैं। इनफैक्ट मैंने तो मुझे याद है कि देखा हुआ है कि वो हैदराबाद से आ रहे थे तो वो तो बाकायदा रोड पर बैठ के मेकअप करा रहे थे ज़ख्मों का, ये भी देखा हुआ है। यहाँ सिग्नल्स पे जो होता है, सिग्नल्स पर। और एक खातून को मैंने देखा है तो हर हफ्ते उसके पास एक नया बेबी होता है और ये भी बाकायदा रेंट होते हैं। इनफैक्ट मैं गया था कोई 4-5 साल पहले नारान, तो वहाँ गदागर थे। अच्छा, वो जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो बहुत से उनमें सराइकी बोल रहे थे, कुछ पंजाबी बोल रहे थे। तो मैंने ऐसे ही बैठ गया, मैंने कहा कहाँ से आए हो? कहने लगे मुजफ्फरगढ़ से आए हैं। कहा क्या सैर तफरी करने आए? कहने लगे नहीं, ये हमारा सीज़न है, हम आते हैं यहाँ ट्राली में बैठ के, बाकायदा ट्राली होती हैं और 2-2.5 महीने वहाँ रहते हैं, अपने प्रोफेशन के हिसाब से खिदमात बजा लाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और वापस फिर चले जाते हैं। सर मैं आपको एक और अगली कॉलर से पहले बस जल्दी से मैं आपको बता दूं, ये जो बैक अंदर वाली गलियों में बैठे होते हैं ना, एक बाबा है मेरे घर के करीब ही और हमेशा अंदर ही बैठे होते हैं। अच्छा, वहाँ पर कोई ट्रैफिक भी नहीं होती तो जाहिर है कि कोई रुकता नहीं है। तो एक दिन मैं ऐसे ही रुका, मैंने पूछा कि बाबा जी, मैंने कहा कि बाकी सब तो सिग्नलों पर होते हैं, आप यहाँ पर कोने में क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि जी मैं वो सिग्नल का किराया नहीं दे सकता। ये कंपटीशन होती है, बाकायदा नीलामी होती है जगहों की, ठीक है। और जो अल्टीमेट डॉन है वो कोई ना कोई पॉलिटिशियन होता है या कोई बड़ा डॉटर वाला या इन्फ्लुएंशियल, जिसको हम इन्फ्लुएंशियल कहते हैं। आखिर में वो होता है, वो डॉन होता है। बिल्कुल। सफदर मुनीर साहब हैं डेरा इस्माइल खान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पिछली बार शायद मेरी आवाज़ बहुत थोड़ी आप तक पहुंची थी और आई कुड नॉट कन्वे मैसेज क्लियरली। और दूसरी बात यह है कि इसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया था जिसकी वजह से मेरा मैसेज। आप फरमाइए, कब की बात कर रहे हैं सर? आप फरमाइए। ये नवंबर में हुआ था जी। ठीक। अच्छा, अब मैं KPK से बिलोंग करता हूँ। 1-2 मेरी सजेशन है
जरा सुनने, एक तो अगर कोई जो सुनने वाला है, जो भी हुकाम है, सरकार आप सीधी सीधी बात पे आइए ना। मुक्तदिर इदारे हैं, उन्हें चाहिए कि क्लर्क का जो कल्चर है वो हमारे मुल्क से खत्म करें। ठीक है। अच्छा। ये बेसिक वो दूसरी बात क्या है? करप्शन जारी होती है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान का अपना एक मिनिस्टर डी खान का है, अमीनुल्लाह खान गंडापुर। जी बिल्कुल। वो यहाँ पे माल का मिनिस्टर था और उसकी माल की मिनिस्ट्री में ही उसके एक पटवारी ने मेरे भाई के साथ घपला करके 28 लाख रुपए लिए और गलत जमीन उसे ट्रांसफर की। बहुत खूब। ठीक राइट सर जी। तो ये कोर्ट में गए आप? हाँ जी जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कोर्ट में गए आप? कोर्ट में गए? कोर्ट में भाई मेरा गया हुआ है, पिछले 4 सालों से चल रहा है, तो चलो हाँ तो बस हो जाएगा, देखा जाएगा। कोर्ट का तो आपको पता है कितनी डिले होती है। बिल्कुल सर। हाँ। दूसरी बात यह है कि मेरे वापदा के कंज्यूमर कोर्ट में मेरे हक में फैसला आ चुका है। ठीक है। हाँ उन्होंने इन्हें कहा है कि आप मीटर उतार के ले जाएं और खत्म। ठीक है। मीटर नहीं चाहिए। आज नवंबर 2016 में फैसला हुआ है और आज हम इस वक्त 2019 में माशाल्लाह बैठे हैं। माशाल्लाह। मेरा वो अभी तक कंप्यूटर मीटर सारा गया और मेरे पे बिल मुसलसल आ रहे हैं। बहुत खूब। हाँ जी, ये बदकिस्मती से ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, मेरा ख्याल है कि बहुत लोगों की यही मसला है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें अपने पेंशनर भाइयों की, हाँ, तो जब भी कॉल आती है हमेशा यही होता है कि जी हमारे हक में फैसला भी हो गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं। आप इसकी बात कर रहे हैं, बैंक में एक फैसिलिटी होती है SMS की, ठीक है, उसके चार्जेस होते हैं बिल्कुल जो कट जाते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, अगर आप उन्हें कहें कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये फैसिलिटी, आप वो रिमूव करवा के दिखा दें। अच्छा, आप कभी PTCL का मोडेम वापस करने की कोशिश करें देखिए क्या होता है आपके साथ। एक दफा मैं कुछ 6 महीने से ट्राई करता हूँ। बहरहाल पेंशनर की बात की तो अगले कॉलर है हमारे नजीबुर रहमान साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल चाल सर? खैरियत है, ठीक ठाक सर। आपको मैं आपकी टीम का, अजरार खोड़ो साहब का, वसुतुल्लाह खान साहब का, मुबशर जैदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके तवज्जुह से हमारी आवाज़ सुनी गई और जनाब सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन साहब टंडो आदम के, उन्होंने हमारी आवाज़ सेनेट में पहुंचाई और सेनेट IT की चेयरमैन रुबीना कायम खानी और उनके 12 मेंबरों ने पिछले महीने की 28 तारीख को सारी टीम को बुला लिया इनकी PTCL की। उनके पास सारे सवाल जवाब किए, कोई सवाल जवाब का मतलब कोई जवाब नहीं था उनके पास कि बोला जब इन्होंने केस जीते में क्यों नहीं आप देते। तो फिर ये 2 जनवरी को बोला इनको पेमेंट करके आप मेरे पास दोबारा आ जाएं। 2 जनवरी के बाद भी कोई जवाब नहीं था। अब 15 जनवरी लास्ट आखिरी दी है उनको कि अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो PTPT बोर्ड जो हमारा जो पेंशन देता है, बोला इसकी हम सिफारिश करेंगे कि इसको तोड़ा जाए, जो इन्होंने जो जुल्म मचाया हुआ। अगर ये नहीं करते तो आपके जब भी चाहें आप धरना दें, हम 12 सेनेटर आपके साथ होंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। ये मैं आपकी फिर एक दफा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ सर। नहीं सर, हमारी जिम्मेदारी है और बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। और नजीब साहब, 15 जनवरी को आप प्लीज़ हमें कॉल करके अपडेट कर लें उसके मतलब बाद जो भी हमारा कॉल इन डे होगा, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस केस में इंसाफ मिला या नहीं मिला। बहुत मेहरबानी। मोहम्मद इफ्तिखार साहब है मैनचेस्टर से। हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर जी। अच्छा जनाब, मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। एक हमारे मुल्क में जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती है वो है माहौलियात। जी बिल्कुल। मतलब साफ हवा, साफ पानी हर इंसान का बुनियादी हक है। बिल्कुल। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुनने में तो आती हैं, ये चीज़ हो रही है, फलां हो रही है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जो पहले भी बात हो रही थी। अच्छा, मैं सिर्फ अगर अपने गवर्नमेंट लेवल पे रहने दे, मैं सिर्फ जो बंदे एक घरेलू सारिफ है या जो भी बंदा एक आम सारिफ कह लें किसी भी चीज़ का, जब हम कूड़ा करकट फेंकने पे आते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी के स्टेट की या महकमे की। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो कूड़ा हम फेंकते हैं
अगर हम उसको ग्रेडिंग कर दें, बजाय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लैंडफिल में नहीं जा सकती। बिल्कुल सर, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिन रिसाइकलिंग बेसिकली मैं बोलता जी बिल्कुल। तो रिसाइकलिंग जो है वो फ्यूचर है, रिसाइकलिंग जो है पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। एब्सोल्युटली, हम उनसे बार बार चीज़ें बना सकते हैं। आप अपने फोरम से ज़्यादा बंदों को ये तजवीज़ दें कि वो ज़्यादा ध्यान रिसाइकलिंग पे दें। जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें रिसाइकलिंग पे ध्यान ज़्यादा है बनिस्बत के डंप करने पे। बिल्कुल नहीं सर, 100% आपके साथ एग्री करता हूँ। अच्छा, इसमें दो बातें हैं, एक तो है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए और एक आम शहरी की जिम्मेदारी। और ये हमारा बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि हम अपना ही कचरा फेंक के फिर हम कहते हैं कि जी हुकूमत साफ़ ही नहीं करती। जहाँ तक रिसाइकलिंग का सवाल है मेरे भाई, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें मतलब अगर मैं अपने घर में सॉर्ट आउट भी कर लूँ, जाना वो सब एक ही लैंडफिल में है। तो एक मैकेनिज्म फिर अब हुकूमत या किसी प्राइवेट इदारे की तरफ से होना होगा कि अगर मैं सॉर्ट आउट करता हूं तो फिर वो सॉर्ट आउट करके ही ले जाए। एक ये पॉइंट है। लाहौर में मैंने देखा है 3 कलर के डिब्बे रखे जाते। अच्छा, ऐसा हो रहा है वहाँ पे? हाँ, अगर ऐसा है देखा है कि शीशे की इसमें कागज इसमें डालें, कचरा इसमें डालें। अच्छा, लाहौर की बात करें तो फिर हमें लाहौर की हवा की भी बात करनी होगी। अब वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जो ना सिर्फ हुकूमत हैंडल कर सकती है, ना सिर्फ सिटीजन्स हैंडल कर सकते हैं। ये एक और मसला है। छोटी सोल्यूशंस बहुत मज़ेदार हैं। जैसे अभी मैं आपको अगर एक मिसाल दूं जो मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। अभी मैं थाईलैंड गया हुआ था, तो वहाँ पर एक है बाज़ार बहुत बड़ी, चाटूचाक मार्केट के नाम से। मैं अभी पानी बचाने की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं उसमें जो यूरिनल लगे हुए हैं, यूरिनल के ऊपर ही नलका है। तो आपने अपना काम किया, वहाँ पर ही हाथ धोए, उसी पानी से वो यूरिनल फ्लश हो जाता है। बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन आप सोचें कि अगर लाखों लोग उसको हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके कितने लीटर पानी बचते हैं। सही बात। तो स्मॉल सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशंस, इन पर हमें गौर करना होगा, नहीं तो दम घुट ही जाएगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो माली हालात हैं पाकिस्तान के, ये आप कभी ना समझें कि कोई बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलने वाली है एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स को। नॉट फॉर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। नेक्स्ट कॉलर का नाम सर नईम बेग। नईम बेग कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम सर। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप दोनों को सलाम। वालेकुम सलाम। आप ये जो गदागरों की बात कर रहे थे जी, मैं उसके ऊपर वापस आना चाहता हूँ। कतर के अंदर में गया था 3 months बैक। कतर में उन्होंने रूल बनाया था कि जी आप 1500 कैश डॉलर्स लाएंगे। उसके बाद ये पता चला कि उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड्स लेके आए। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान से और पंजाब से और सिंध से कोई 2500 गदागर $1500 लेके चले गए और उन्होंने पूरी स्ट्रीट्स के ऊपर दुआ की, वो फैल गए थे। उसके बाद उन्होंने वो रोका, इसलिए उन्होंने बनाया कि आप क्रेडिट कार्ड लेके जाएं, चाहे उसमें पैसे हैं या नहीं, बट गदागर पैसे लेके नहीं आएगा। सो वी हैव टू स्टॉप इट, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा हमारे मुल्क में बड़ी अच्छी चीजें भी हैं। हमेशा मैं वाइल्ड लाइफ की बात करता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको भी देखें, क्योंकि हमारी वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। और आप दोनों माशाल्लाह बहुत, मैं हमेशा आपको कहता हूँ 3 मस्किटियर्स, तो उसके ऊपर भी प्लीज काम करें कि हम उसको सिक्योर कर सकें। ठीक है जी, डन है। बिल्कुल, स्नो लेपर्ड, ब्लाइंड डॉल्फिन और बहुत मिसालें हैं। और अभी एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद आपकी कॉल। वेलकम बैक। कामरान अली साहब हैं नवाब शाह से। कामरान भाई, जो अगर शेर सुनाए तो इस शायर का नाम भी बताइएगा। शायर का नाम है जी शेख नजीर। ठीक। अच्छा। कोठियों की कुछ मकी और उनके हम नशी कह रहे थे जर नहीं साधु खुदा परस एक लंगोट ही में मस्त साफियो चिलम बदस मैं ये सब बुलंदों पर देखता चला गया। वाह। ये इन्होंने हफीज जालंधरी से जो है वो माजरत की है, पेरोडी है। और
मैं वजीर आजम पाकिस्तान को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक मशवरा देना चाहता हूँ कि करप्शन के खिलाफ जो कैंपेन स्टार्ट की हुई है उससे पाकिस्तान के अवाम के रगो पे के अंदर जो है ना वो करप्शन बसी हुई है, उससे फायदा उठाना चाहिए गवर्नमेंट को, और हर इदारे का नादरा की तर्ज पर एक एग्जीक्यूटिव सेंटर कायम होना चाहिए। लोग पैसे देने को तैयार हैं, उससे गवर्नमेंट फायदा उठा सकती है। यार आई बहुत छा गए हो खामदान भाई। ओरिजिनल है, आई लाइक ओरिजिनल। और ये पता है ये बड़ी अच्छी सजेशन भी है। जैसे मतलब जब एक फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन हो या कोई बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री हो, हाँ हमारे यहाँ अगर वो ब्रीफ केस दे किसी सियासतदान को, इसको करप्शन समझा जाता है, हाँ ब्राइबरी समझा जाता है। अच्छा, अमेरिका में ये लीगलाइज सिस्टम है ना? नहीं, इसका नाम देखें, एक तो एग्जीक्यूटिव सेंटर्स खोलें, बिल्कुल, इसका नाम करप्शन नहीं, इसका नाम रखें सर्विस चार्जेस, बिल्कुल, और उस पर जीएसटी भी दें। यार बेस्ट है, बेस्ट है। और मैं तो कहता हूँ कि फिर इसमें वो फाइलर और नॉन फाइलर की तमीज भी होनी चाहिए। वो तो बात की बात है। और नहीं यार, आई थिंक दिस इज ये कामरान भाई, मतलब सीरियसली मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड राइट। हाँ, जैसे ये बिल्कुल ऐसा है कि चर्च पे जो है पहले पकड़ा जाता था, अब हॉलैंड में जो है कैफे में रेगुलेट हो। मैं तो कहता हूँ अब तो आधे अमेरिका में चर्च लीगल हो गई है ना, मैरिजुआना कनाडा में लीगल हो गई है। यार एक्सपोर्ट करो, आपकी इकोनॉमी बन जाएगी। आप सीपैक हर मुल्क में सीपैक बना सकते हो। बहुत ज्यादा मरवाना की बात ना करो, मरवा दोगे। हाँ ये भी है। चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। वहीद फारूकी साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो मैं बता दूं कि मैं कराची से हूँ जी, और ये कामरान साहब ने शायद अभी कॉल किया था, उससे मिलता जुलता ही एक इशू है। इशू ये है कि इमरान खान साहब ने हमें बहुत टेम्प्ट किया कि हम जो है वो एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएं, और ये भी उन्होंने कहा कि जी उसमें सपोर्ट करेंगे। तो इस बात को लेते हुए हमने ये सोचा कि हम इंडस्ट्री की तरफ लगाएं, और हमने यहाँ पर एक प्लॉट खरीदा, और प्लॉट खरीद के हमें ये पता लगा कि इमरान खान साहब जितने मर्जी दावे कर, लेकिन शायद ग्राउंड रियलिटीज को उनको पता ही नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊं कि हम जब ये प्लॉट लेने गए और अभी तक वो प्लॉट सिर्फ ट्रांसफर नहीं हुआ है मेरे नाम, मैं मान सकता हूँ। 2 मंथ, सॉरी मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल आप बोले। अच्छा, मैं आगे आप सुने जो मजे की बात है, और वो ये है कि मैंने उसके अंदर गवर्नमेंट को 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट का दे दिया है, और उसके गवर्नमेंट को 1.5 लाख रुपए मैंने दिए हैं, और उसके ऊपर मुझसे 2.5 लाख रुपए वो रिश्वत मांगी, जो मैंने अभी तक इनको नहीं दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी तक उन्होंने मेरे ट्रांसफर, क्योंकि 1 दिन में होता है, अभी तक उन्होंने नहीं किया। अच्छा, ये तो मैं बता रहा हूँ कि चले ठीक है, मैं इस पे रोक आ रहा हूँ, लेकिन इसी शहर के अंदर, इसी कराची शहर के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो कि पुलिस का डिपार्टमेंट है, ड्राइविंग सेंटर का। उस डिपार्टमेंट में जाएं तो आप देखें काम इतना स्विफ्ट होता है, इस तरीके से होता है। पॉइंट ये है कि ना हमें इंग्लैंड जाने की जरूरत है, ना वहाँ पे इस चीज को कॉपी एंड पेस्ट करके हम दूसरे महकमे में बड़े आसानी से अपना सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हम देख ही नहीं रहे हैं उस तरफ। यानी इतना जबरदस्त निजाम है ये ड्राइविंग लाइसेंस का, अगर किसी को क्लिफ्टन सेंटर में जाने का इत्तेफाक हुआ हो। नहीं बिल्कुल, मैं राइट, और हमेशा से जो है उस सेंटर में हमेशा से इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको किसी सिफारिश, किसी पैसे, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पर अपनी एक जायदाद, अपने माँ या बाप की जायदाद भी अपने नाम ट्रांसफर कराने चाहें, तो आप देखें कि रिश्वत का बाजार गर्म है। तब मुझे समझ नहीं आता है कि हम एक्सपोर्ट तो पता नहीं कहाँ करने जाएंगे, हम ये इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो आगे जाके हम क्या करेंगे। बहुत अच्छे पॉइंट रेज किए हैं आपने वहीद साहब। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस पर थोड़ी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले वहीद फारूकी साहब की कॉल आई थी कराची से, और बात कर रहे थे कि मतलब एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात, अगर हमने एक प्लॉट खरीदा है जिस पर हमने एक बिजनेस या कोई इंडस्ट्री लगानी है, वो भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, क्योंकि 1.5 लाख की ट्रांसफ़र फ़ी के ऊपर 2.5 लाख की रिश्वत मांगी जा रही है। तो यहाँ पर कामरान साहब की एग्जीक्यूटिव सेंटर काम आएगा, क्योंकि कम से कम फिक्स स्लैब होगा, सर्विस चार्जेस फिक्स स्लैब होगा ना जीएसटी। हाँ, मतलब 20% ले लो, 2.5 लाख सर्विस चार्जेस प्लस जीएसटी, ये भी, या थोड़ा रैशनलाइज हो जाए। पॉइंट बनता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और अगर आप ग्लोबल लिस्ट देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान बिल्कुल नीचे आता है। रज़ाक दाऊद साहब हमेशा बात करते हैं ना कि चाइनीज़ कंपनी से कम्पीट नहीं कर सकते। अच्छा बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी कॉस्ट, वो सब कुछ एक जगह। वहाँ पर गवर्नमेंट आपको इनकरेज करती है टू इंडस्ट्रियलाइज। यहाँ पर हमारा क्या है कि एक तो ये मसले हैं जो इन्होंने अभी, जिनकी अभी निशानदेही की है, रिश्वत,
ब्यूरोक्रेटिक मसले, फाइल पे पहिए लगाने, आगे करना। दूसरा मसला ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो एक सट्टा इकोनॉमी पे चलती है। जब इंडस्ट्री लगाने में आपको पता है कि ख्वारी होगी, भट्टा देना पड़ेगा, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सर्विसेज नहीं है, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप एक प्लॉट लेके फाइलें बेचें या आप स्टॉक मार्केट में क्विक मनी बनाएं। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। कैसे बंगाली से ये मैंने टर्म सीखी थी, कैसीनो इकोनॉमी। तो अगेन हम मैक्रो लेवल पर तो हम बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन जब तक ग्राउंड पे इन चीज़ों का हल नहीं मिलेगा तो ये सारी चीज़ें महज ख्वाब ही रहेंगी। एहसान काकड़ साहब हैं लोरेलाई से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं एहसान काकड़ लोरेलाई से बात कर रहा हूँ सर। जी सर ये 2 दिन जो वाकया हुआ था, 2 दिन पहले जो लोरेलाई में वाकया हुआ था जी सर, इसकी बारे में एक तो मीडिया वाला ये दुनिया न्यूज वाला कमरान खान नहीं है। वाकया ये हुआ था कि ये रिक्रूटमेंट सेंटर या कहाँ वो हमला हुआ था, वाकया भी बता देना। हाँ सर, वो वाकया था जो कैंट पे हुआ था दहशतगर्दों की, वो जी 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 उसकी जो था रिपोर्टिंग किया था कमरान खान ने कि यहाँ पे इतना दाइश वो लोग था, यहाँ इलाका जो है ये अफगानिस्तान से मिल रहा है इसका बॉर्डर, और ये 140 किलोमीटर क्वेटा से पड़ा हुआ है। लेकिन ये सारा झूठ है सर। लोरेलाई जो है 300 किलोमीटर क्वेटा से है ना, ये पंजाब के बॉर्डर डेरे गाजी खान को नजदीक पड़ता है, और बॉर्डरों से तो बहुत दूर है सर, 500 किलोमीटर दूर है अफगानिस्तान से। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इतना पुराना इलाका है, यहाँ पे सर मैं खुद भी साल में एक बार चक्कर लगाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ तो मुझे इतना परसकून माहौल कभी इस्लामाबाद में भी नहीं मिला है जितना लोरेलाई में मिला है। और ये इस बंदे ने इतना गलत फहमियाँ पैदा की है, यहाँ पे सारा लोग इसके खिलाफ, इसमें मेरे ख्याल में एहतजाज भी हुआ है और थाने में FIR भी इसके खिलाफ दर्ज हुआ है कि इसने हमारा इलाके का वो किया है। और दूसरा जो है, आप लोगों मीडिया वाला जो है, आप लोगों ने जो है हम लोगों की कवरिंग जो है वो बिल्कुल दिया ही नहीं है, क्योंकि ये रात के 12 बजे से लड़ाई शुरू हुआ था और फिर ये दिन को 4-5 बजे खत्म हुआ था। लेकिन मीडिया वाले ने सिर्फ एक वो बोला था कि ये छोटा सा वाकया था, ये था वो था, और कामरान साहब ने फिर बोला था कि ये इतना दाइश वाला था, ये था वो था सर। जी जी हाँ ठीक है, मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि जहाँ तक कवरेज का मामला है तो इस तरह के जो होते हैं हसास तनसीबात पे हमले, और बिलखुसूस बलूचिस्तान के इलाक़ों में या फाटा या पाक अफ़गान बॉर्डर पे, वो बेसिकली मीडिया ISPR के वर्जन का इंतज़ार करता है। अगर उनकी फ़ौज की इंस्टॉलेशन अंडर अटैक हो या नीम फ़ौजी दस्तों की, तो जब उनका वर्जन आ जाता है तो वो मीडिया नॉर्मली फॉलो करता है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि लाइव कवरेज चूँकि नहीं हो रहा, तो उसकी वजह ये है कि लाइव कवरेज तो शहरों में ही होती है, ज़रा सेंसिटिव है। जहाँ तक इसका मामला है तो ये प्योर जोग्राफिया की बात है कि जो बेशतर एंकर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का नक्शा पता नहीं कितनी दफ़ा ज़िंदगी में देखा होगा, तो उस वजह से होता ये है। बल्कि मुझे एक वाक़या भी याद आ रहा है कि क्वेटा में एक चैनल का रिपोर्टर बैठा हुआ था, गवादर में उस दिन कोई वारदात हो गई, कराची से उस रिपोर्टर को फ़ोन जाता है जो क्वेटा में बैठा हुआ है कि यार तुम ऐसा करो, आज क्वेटा में कोई ख़बर है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तो फिर गवादर चले जाओ, वहाँ से फाइल कर दो। नेक्स्ट कॉलर है रहील अशर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं अभी शुक्रिया, मेरी पिछले हफ्ते भी कॉल थी और मेरी मुबशिर जैदी साहब से बात हुई थी। आज वो मरी ठंडे मौसम का मजा ले रहे हैं। जी हाँ, कराची में हमारे यहाँ तो आना नहीं होती, हमारे यहाँ तो ठंड आती नहीं है सर। ठंड आती नहीं, सही बात है, हम लोग तो तरसते हैं। जबरदस्ती जैकेट पहनी हुई है मैंने, लेकिन क्या करें। हाँ, मैं सिर्फ आपसे आज 2 बात करूंगा। एक बात ये कि जी कराची का जिस तरह माशरती कत्ल हुआ है अभी थोड़े दिनों में, कि चीफ जस्टिस साहब ने इस तरह नहीं कहा था कि दुकानें और कारोबार खत्म किए जाए जिस तरह खत्म किए गए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। एक दुकान पे 5 लोग काम करते थे डेली वेजेस वाली, जिनकी तनख्वाहें 400-500, बिल्कुल बेरोजगार हो गए। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि जी वो स्ट्रीट क्राइम करते हैं। हमारे डिफेंस में पुलिस ने पकड़ा, जब हम लोगों ने उनसे पूछा यार तुम हमारे एरिया में आके स्ट्रीट क्राइम क्यों करते हो, तो आप हैरान होंगे, उनका जवाब पता क्या था कि जी आप लोगों के पैसे पे
आप लोगों की चीजों पे हमारा हक है, हम तो छीनेंगे आपसे आके जबरदस्ती, हम लोग तो यहाँ आएंगे और वारदात करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास पैसा है, उस पैसे पे हमारा हक है। ये बताएं, हम मेहनत करके कमाएं और दूसरे लोग आके हमसे छीन ले, ये कहाँ का इंसाफ है? एक बात ये। दूसरी बात मैं कहूँगा, मीडिया बहुत बड़ी ताकत रखता है आजकल। ये मिनिस्टर्स, मैं नाम लेके कहूँगा, फवाद चौधरी और ये फैसल वाडा, शेख रशीद और वो चौहान साहब और दूसरे अली जैदी साहब, ये किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरी उम्र 8 साल की थी जब से मैं पॉलिटिक्स का शौक भी और फॉलो भी कर रहा हूँ। इस किस्म की जबान मैंने नहीं देखी। नहीं, हमने भी नहीं। उनको काइंडली उनको ये मैसेज दे दें, मेरी मतलब कहें कि जी कॉलर्स ये कह रहे हैं, आवाम ये कह रही है कि अगर आप लोगों की जबान ये रही ना, तो कम से कम मैं पाकिस्तान की आवाम का पहला वो शख्स हूँ जो मैं इन लोगों की चीजें देखना छोड़ दूंगा। और आखिर में मैं मुबारकबाद दूंगा इमरान खान को, जिन्होंने ऐसी जबान की पाकिस्तान में रीत डाली। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। ठीक, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है और बिल्कुल ले सकते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद शोएब खान है कराची से। जी शोएब भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब अली, पिछले दिनों जब 100 दिन इस गवर्नमेंट के, हमारे पीटीआई गवर्नमेंट के पूरे हुए तो लोगों ने बड़ी तनकीद की कि इमरान खान ने तमाम वज़रा को 100 में से 100 नंबर क्यों दिए। तो मेरा उन सबसे बहुत इख्तलाफ के साथ और बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ कि बहुत कम नंबर दिए उन्होंने। कुछ वज़रा तो ऐसे हैं उनको 100 में से 1000 नंबर भी दे तो कम है। एक अभी जिंदा मिसाल ये है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, इनके वजीर रेलवे हैं शेख रशीद साहब। तो रेलवे के वजीर हैं, तो इन्होंने कहा कि सर्दियों की छुट्टियों में लोगों को रिलीफ दो, 25 तारीख से 50% का टिकट कर दो। छुट्टियां हो रही थी 21 तारीख से, तो रेलवे के अंदर ये होता है कि आपने 21 दिसंबर को जाना है तो 21 नवंबर से आप पहले बुकिंग करा लें जी। मैंने कहा चलें यार, हम 6 लोग हैं, टिकट 50% हो जाएगा, तो मैंने 21 को नहीं कराता, मैं 26 को चला गया। अच्छा, फिर उस पर ये कहने लगे कि 30 तारीख तक करने के साथ में जो कुछ साथ बैठे हुए थे उनसे कहा नहीं यार 5 तारीख तक का रखो, लोग खुशी खुशी वापस भी आ जाए। मैं भी बहुत खुश हो गया। ठीक। तो जब मैं 26 तारीख को गया तो पता चला मुझे 21 तारीख को टिकट ही नहीं मिल रहे। बड़ी मुश्किल से मैंने 22 के टिकट दिए। मैंने कहा मोहतरमा, जो शेख रशीद साहब ने कहा था 50% मुझे वो वाले टिकट कर दें आप। तो वो मुस्कुराई, कहने लगी आप समझे ही नहीं, चाल पुराना है, शिकारी नए हैं। मैं वापस भी आ गया वही पुराने रेटों में। तो जनाब आली, अब मैं बताएं, मैं इनको 100 में से 100 कैसे दूं? तो ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। कम से कम इन्होंने उस दौरान मेरा दिल तो खुश रखा 4-5 दिन। हाँ नहीं, सही बात है। नंबर जो लोग कहते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच है आपकी यार, बहुत बड़ी बात है इस ज़माने में। हाँ कसम से आपको तो अभी यहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए। सेल्फ कंटेन्ड है ये, सेल्फ कंटेन्ड है, बहुत खूब है। शकील अहमद साहब हैं पिंडी से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम। हेलो जी सर, वालेकुम सलाम। जी, शकील अहमद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी शकील साहब, अगर आप साथ में टीवी सुन रहे हैं ना तो उसको बंद कर दें, नहीं तो बात नहीं हो सकेगी इस तरह। अच्छा जी जी जी, बंद कर दिया। मुझे पता था मुझे आप टीवी देख रहे हैं। हाँ अच्छा जी, वो ये चीफ जस्टिस साहब ने जो स्कूल फीस के बारे में जो उन्होंने ये बंद कर दिया है जी, बंद कर दिए। ये चीफ जस्टिस साहब ने जो स्कूल फीस के बारे में जो डिसीजन लिया है जी, हम उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और उन्होंने बड़ी अच्छा ये काम किया है। लेकिन इस हवाले से भी अभी रिसेंटली उनका कोई डिसीजन आया कि तमाम स्कूल्स पे ये इम्प्लीमेंटेड है। हालांकि जो है ना, कुछ स्कूल जो है ना ये रावलपिंडी में नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं जी हमारे ऊपर चीफ जस्टिस का ये जो डिसीजन है कि फीसेज उन्होंने 5000 से जो ऊपर वाले फीसेज है इन्होंने कम करें, और जो उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों की फीसें ली है ये भी एडजस्ट करें 50%। तो ये जो है ना, इनमें एक स्कूल है सिल्वर आर्क्स, ये भी सुनने में आया कि ये भी जो है ना कोई एंकर पर्सन है मीडिया के, उनके यहाँ पे शेयर होल्डर हैं या वो भी है इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि हम जो है ना, हमारे ऊपर कोई इस तरह के रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते। तो
काइंडली जो है ना चीफ जस्टिस साहब का ये जो डिसीजन आया है कि तमाम स्कूल पे ये डिसीजन इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसको थोड़ा सा इनिशिएट लिया जाए और तमाम स्कूलों को पाबंद किया जाए और पेनलाइज किया जाए कि अगर वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उनके सेशन कैंसिल की जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ठीक है जी, ये जी रिक्वेस्ट थी। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट जो है जो कंसर्न लोग सुन रहे हैं तो ठीक है। अब एक दूसरा तरीका ये है कि आप ले जाएं, बता दें कि जी आपके डिसीजन तौहीन अदालत हो रही है। मोहम्मद शफीक साहब हैं नौशेरा कैंट से। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब जी मोहम्मद शफीक बोल रहा हूँ जी नौशेरा कैंट से। जी सर। एक मरतबा पहले भी आप दोनों हजरात से बात हो चुकी है। जी जी। अभी मुझसे पहले एक साहब चीफ जस्टिस के बारे में मेरा भी एक सवाल है, थोड़ा सा मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और मेरा गिला भी है जी। कि काम तो उसने बहुत किए मगर बहुत ज्यादा उन्होंने अपने यानी जो हमारे मुल्क के साबका हुक्मरान जिन्होंने नाजायज यानी चोरी और गलत तरीके से टाइम उन पर जाया किया। टाइम इसलिए किए कि जैसे अभी वो 3 पीस में सूट में यानी उन पर वही हमारे खर्चे हो रहे हमारे टैक्स के ही, उसी तरह असम्बली आते हैं फिर जाते हैं, मतलब दर्जनों सैकड़ों के हिसाब से उन पर वो पोल्ट्री और वो आने जाने के खर्चे, तो उनसे आवाम को कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी बहुत ही तमन्ना थी, एक आखिरी ख्वाहिश थी, इसके बाद शायद जिंदगी हो, यानी मेरी इस वक्त 60 साल हो गए। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया मेरा भाई का डीसी चतराल मियां फीजुर रहमान 1985 में वो कत्ल हुआ है दौरान डिप्टी, मगर आज तक अभी ह्यूमन राइट्स में मुझे 5-6 महीने हो गए दरखास्त दिए हुए, मगर कुछ पता नहीं। सिर्फ हमें इतना बताया जाए जिसकी मतलब जी ये आपने मेरा ख्याल है पहले भी ये केस सुनाया था जी हाँ बहरहाल वही है। बहरहाल मतलब उम्मीद यही है कि सारी इस तरह के केसेस सॉल्व हों, लेकिन है मुश्किल, क्या कर सकते हैं। डॉक्टर इकबाल हैं कराची से। कराची से जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर इकबाल बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। मैं जरा तफसीली बात करना चाह रहा था लेकिन वक्त कम है सर। जी मैं यहाँ पे वैसे बाई प्रोफेशन तो डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर्टी बिजनेस से वाबस्ता हूँ। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक स्कीम है यहाँ शाह लतीफ टाउन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत माजरत, बस 20 सेकंड बच गए हैं, लेकिन कल भी हम कॉल इन कर रहे हैं, तो आप प्लीज अगर अपना नंबर दे दें तो हम आपको खुद ही कॉल कर लेंगे, क्योंकि आपकी कॉल मिस हो गई है। साहब नंबर डॉक्टर साहब का प्रोड्यूसर साहब प्लीज डॉक्टर साहब का नंबर ले लें और हम कल के शो का आगाज भी डॉक्टर साहब से ही कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर कल भी कॉल इन डे है, आप कॉल भी कर सकते हैं और आप हमारे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। कल तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।